हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। और साथ साथ मुझे यह भी उम्मीद है कि आप इस क्लास का बहुत बेसब्री से इंतजार भी कर रहे होंगे कि सर सब कुछ तो हो गया है, लेकिन किसान, जमींदार और राज्य नामक चैप्टर के सर आप एमसीक्यू लेकर के नहीं आए। तो चलिए, आपकी ये भी खोज फिलहाल सार्थक हुई और ये वीडियो आपके सामने। लेकिन शर्त यह है कि इसको कायदे से देखना। अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप मेरा यकीन जानिए, इससे बाहर कभी नहीं जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि अगर आपको लगे कि इससे आपका भला हो रहा है तो स्वार्थी मत बनिएगा, परार्थी बनिएगा और लोगों का भी काम कर दीजिए। मतलब छोटा सा शेयर जरूर करना है आपको, क्योंकि बिना उसके बात बनने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि एक शेर बड़ा अच्छा किसी ने कहा, मजरू सुल्तानपुरी ने कहा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ये वीडियो छोटी सी है और आप लोग इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये बहुत आगे निकल जाएगी। और मुझे व्यू से मतलब नहीं है, मुझे मतलब यह है कि बिहार का बच्चा बच्चा जो कल कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में बैठने की तैयारी कर रहा है, वो इस वीडियो को देखे और उसको भी इस वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो, तो हमारा और आप दोनों का हेतु सिद्ध हो गया। ठीक है। तो चलिए, परमपिता परमेश्वर का नाम लेकर के हम लोग शुरू करते हैं। और आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? दरअसल खानवा का जो युद्ध है, ये आपने सुना होगा, एक बाबर नाम के व्यक्ति को सुना होगा। ये वही बाबर है जिसने भारत में मुगल वंश की स्थापना करी थी। कौन? ये वही बाबर हैं। तो ये युद्ध हुआ था बाबर वर्सेस राजस्थान के एक महाराजा थे, राणा सांगा। और यह युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। और इसमें राणा सांगा लॉस्ट यानी हारे, और ये जो है इसमें विनर थे। ठीक है। तो ये बाबर जीत गए थे और ये इसका दूसरा युद्ध था। बाबर के यहां पे 3-4 युद्ध हैं। जैसे एक 1526 में इसका युद्ध है, जिसको हम पानीपत के युद्ध के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो युद्ध है 1527, इसको हम लोग खानवा के युद्ध के नाम से जानते हैं। और 1528 जो है ये चंदेरी का युद्ध है। और 1529 में ये घाघरा का युद्ध है। ये 4 युद्ध इसने लड़े और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? बाबर की। तो राइट आंसर बाबूजी क्या हो जाएगा? राइट आंसर बच्चा हो जाएगा 1587। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है? घाघरा का युद्ध कब हुआ? अभी मैंने थोड़ी देर बताया पहले, घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ। अब आप कहेंगे सर ये किसके किसके बीच में हुआ? तो बस वही बात है। एक तरफ कौन था भैया इसमें? एक तरफ थे बाबर। क्या? एक तरफ थे बाबर और दूसरी तरफ थे अफगान शासक। कौन थे? अफगान शासक। ये कोई और नहीं बल्कि इब्राहिम लोदी के घर वाले ही थे। और इब्राहिम शासक जो थे, ये बिहार और बंगाल की संयुक्त सेना लड़ रही थी। बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना, ये 2 लोग मिलकर के लड़ रहे थे। और उधर से बाबर अकेला लड़ रहा था। तो ये क्या था? ये बाबर वर्सेस अफगान शासकों की बिहार और बंगाल की संयुक्त सेना थी। लेकिन इसमें भी निर्णय क्या होता है? इसमें भी निर्णय यह होता है कि बाबर जीत जाते हैं और यह सेना हार जाती है। इसी को हम घाघरा के युद्ध के नाम से जानते हैं। और इसके बाद फिर बाबर का भारत में कोई विरोधी नहीं बचा। अगला क्वेश्चन, बाबर ने अफगान सरदारों को किस युद्ध में पराजित किया? अभी मैंने आपके साथ थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि जो अफगान शासक थे, इनको घाघरा के युद्ध में बाबर ने पराजित किया। यह युद्ध हुआ था वर्ष 1529 में। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में बाबर का साम्राज्य निम्न में से कहां तक फैला हुआ था? तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो है जो इलाका था, मैं आपको बता दूं, अगर मैं मैप पे आपको दिखाना चाहूं तो ये भारत का मैप हो गया। और यहां पे एक इलाका है ये, और ये पूरा इसका, ये उत्तर भारत, ये पूरा इलाका इसका ऐसे करके ये यहां तक पूरा फैला हुआ था।
यानी जम्मू कश्मीर और पूर्वी बंगाल और ग्वालियर तक। तो कहां तक फैला हुआ था? इधर पूर्वी बंगाल तक, क्योंकि अभी हमने बताया कि बंगाल की सेना को हराया था, तो जब सेना को हराया होगा तो शासन कर लिया होगा। और यहां ग्वालियर, कहां? यहां ग्वालियर तक फैला हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा पूरब में बंगाल से लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक। बिल्कुल सही सवाल, ये जवाब है। अगला, मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर प्रयोग करते हैं कौन सा शब्द? देखो, जब कभी किसानों की बात चलेगी, आप हमेशा जानते रहिए, जब कभी किसानों की बात चलेगी, जैसे हम किसान की बात कर रहे हैं, ठीक, चलो हम कलम बदल देते हैं, ये तो जब हम किसानों की बात करेंगे, ठीक है, तो जब मुगल काल था तो इन किसानों को रैयत भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रैयत। इन किसानों को मुजरियान भी कहा जाता था। क्या? मुजरियान। इनको आसामी भी कहा जाता था, और बाकी किसान तो कहे ही जाते थे। तो इनको रैयत या रियाया, मुजरियान, आसामी या किसान, सब नाम इन्हीं के थे। इन सब का दरअसल मतलब किसान होता था। अगला, मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसलें कौन थी? भैया देखो, नील तो अंग्रेजों के समय में आया, खत्म करो इसको। कॉफी अंग्रेजों के समय में आई, चाय अंग्रेजों के समय में आई, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। तिलहन, दाल, अफीम, अफीम भी अंग्रेजों ने उत्पादन करवाया। उपयुक्त में से कोई भी विकल्प ठीक नहीं है, जाने दो। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, कि ये तो मतलब बहुत नॉर्मल फसलें हैं उगाई गई। बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम और भाषा, ठीक है, तो देखो, एक किताब है, मैं आपको बता दूं, एक किताब आपने सुनी होगी, एक किताब का नाम है बाबरनामा। क्या नाम है उसका? बाबरनामा। और इसी किताब का दूसरा अगर हम अर्थ देखें तो इसी को हम कहते हैं तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी। तो ये तुजके बाबरी या बाबरनामा, ये दरअसल तुर्की भाषा में लिखी गई किताब है, और इसे बाबर ने स्वयं लिखा था, और ये बाबर की जिंदगी की पूरी कहानी है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? तुजके बाबरी, और ये तुर्की भाषा में लिखी गई किताब है। भुखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी बढ़ी। ये वो समय है जब भारत में मुगल साम्राज्य बहुत तेजी से बढ़ रहा था। जो मुगल साम्राज्य है, मुगल अंपायर है, बहुत तेजी से बढ़ रहा था। ये वही समय है, मुगल साम्राज्य बहुत तीव्रता से बढ़ रहा था। हालांकि उस समय बहुत समस्याएं भी थीं, जैसे भुखमरी भी कम नहीं थी, महामारी भी थी, लेकिन इन सब के बावजूद इन 100 सालों में भारत की जनसंख्या जानते हो कितनी हो गई? भारत की जनसंख्या 5 करोड़ हो गई थी। कितने? 5 करोड़। मतलब आप समझ रहे हैं। खरीफ फसल किस ऋतु में होती है? शीत ऋतु में। अब देखो, मैं फसलों का आपको एक सूत्र दिए दे रहा हूं, ठीक, एक खा लिखिए, रा लिखिए और जा लिखिए, ठीक, और यहां लिख लीजिए में, ओ और मा। अब देखो, खा का मतलब क्या हो गया? खा का मतलब हो गया खरीफ। क्या मतलब हो गया? खरीफ। और खरीफ की फसल मतलब ये धान की स्पेशली फसल होती है। कब बोई जाती है? मई में बोई जाती है, ठीक। मई में क्या हुई गई? मई में ये बोई गई, और 4 महीने रहती है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। यानी धान मई में लगाया जाता है, सितंबर में काट लिया जाता है, फिर 1 महीने के लिए खेत छोड़ दिया जाता है। रबी, ये रा का मतलब क्या हो गया? ये रबी हो गई, रबी की फसल। ये अक्टूबर में इसको बोया जाता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और ये फरवरी में काट ली जाती है। और इसके बाद ये जायद, जायद आपने नहीं सुना? जैसे खरबूजा, तरबूज, है ना, क्या कहते हैं, मूंग, कुल्थी, है ना, खीरा, बहुत सारी उसमें हरी सब्जियां होती हैं। तो ये इनका मार्च में होता है, और 1-2 महीने की फसलें होती हैं, मार्च से होता है, और इनको अप्रैल में काट लिया जाता है। 1-1.5 महीने का इसमें गेम होता है। तो अब अक्टूबर जो होता है, ये
ये होती है शरद ऋतु। और फरवरी क्या होता है? फरवरी एक तरीके का होता है पतझड़, या आप इसको कह सकते हो बसंत। और मई क्या होता है? मई होती है गर्मी। और सितंबर क्या होता है? सितंबर होता है शरद का महीना, मतलब आप शरद कह सकते हो, ठंडा। तो अब आप इसमें देखिए, खरीफ की फसल जो है जिसमें धान आता है, शीत ऋतु में होती है? नहीं। पतझड़ में होती है? बिल्कुल नहीं। बसंत में होती है? बिल्कुल नहीं। इनमें से कोई भी नहीं। अगर यहां पे होता शरद ऋतु तो बिल्कुल सही जवाब होता, क्योंकि जो 23 सितंबर होता है इसी को हम शरद ऋतु का स्टार्ट मानते हैं। ठीक, तो ये तो बात नहीं, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? कोई भी नहीं। आप इस सूत्र से काम चला सकते हो। अगला लिखा है रबी की फसल किस ऋतु में होती है? तो अब आप देखिए, रबी की फसल रा था, तो रबी की देखो अक्टूबर में ये बोई जाती है, शरद होता है, और फरवरी में बसंत में काट ली जाती है। तो अब आप देखिए, होती है मतलब कब पक्के वो हो जाती है? तो ये पक्के हो जाती है बसंत में। ठीक, कहीं कुछ भी लिखा हो, कुछ नहीं देखना है, इस सूत्र का आप प्रयोग करिए, आराम से आपका काम हो जाएगा। तर्क के साथ चलिए, लिखा हुआ तो कुछ भी है, उसमें क्या है। अब देखिए, आइन के अनुसार या आईने अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल कितनी फसलें होती थी? तो हमने आपको बताया, जहां पे सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होती थी वहां पे साल भर में 3 फसलें ले ली जाती थी। और आगरा में 39 फसलें, दिल्ली में 43 फसलें, बंगाल में लगभग 54 फसलें, ये धान चावल गेहूं की उगाई जाती थी, मतलब किस्में। अच्छा, आइन हमें बताती है कि फसलों की दोनों ऋतुओं मौसम को मिलाकर आगरा में कितनी किस्मों की फसलें कुल उगाई जाती थी। मतलब एक साल में 2 बार खेती होती थी, और उसमें आगरा में कितने प्रकार की किस्म की खेती होती थी, या किसी जैसे गेहूं बोया गया तो कितने किस्म का गेहूं बोया जाता था, या धान लगाया गया तो कितने किस्म का। तो आगरा में तकरीबन 39 किस्म की फसलें होती थी। अगला, आइन के अनुसार मुगल काल में दोनों मौसमों की फसलों को मिलाकर दिल्ली में, वहां क्या था? आगरा था, यहां क्या है? दिल्ली है। गौर फरमाइएगा, तो दिल्ली में अलग है, तो दिल्ली में और ज्यादा किस्मों की खेती की जाती थी। तो दिल्ली में एक साल में तकरीबन 43 फसलें उगाई जाती थी, मतलब फसलों की किस्म, वैरायटी ऑफ क्रॉप। भारत में 17वीं शताब्दी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई उसका नाम था मक्का। मक्का दरअसल ये अमेरिका की फसल है। अमेरिका से अफ्रीका गई, अफ्रीका से स्पेन गई, स्पेन से पुर्तगाल गई, और पुर्तगाल से भारत आई। तो भारत में जैसे अनानास, जैसे लीची, जैसे अमरूद, जैसे शकरकंद, जैसे क्या कहते हैं आपका ये मक्का, ये जो सारी फसलें हैं ये पुर्तगाल वाले दुनिया के अन्य देशों से खींच करके भारत में उठा लाए। अच्छा, इसके बाद की बात क्या है? इसके बाद की बात यह है कि 17वीं सदी में जो नए फल और सब्जियां भारत में नई दुनिया से लाई गई उनमें क्या क्या शामिल थे, मैंने अभी बताया। देखो, जैसे जामुन तो अपने भारत का है, तो ये तो कतई नहीं हो सकता। पपीता, नींबू, अनार, बादाम, मूली, नींबू अपने भारत का है और अनार अपने भारत का है, यह भी नहीं हो सकता। हाँ, अभी मैंने बताया कि टमाटर भारत का नहीं है, आलू भारत का नहीं है, मिर्च भारत का नहीं है, अनानास, पपीता, ये ए आंसर जो है आपका सही हो जाएगा। ये जो फसलें हैं ये दुनिया के तमाम देशों से भारत में आई और इनका खूब प्रचलन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे। मैंने कहा था मुगल काल में जो ग्रामीण समुदाय हुआ करता था इसमें 3 लोग रहते थे। कौन कौन? सबसे, अगर आप इनको 3 लोगों को अगर आप करिए तो सबसे पहले कौन होते थे? सबसे पहले किसान होते थे, और किसानों के लिए, इनकी सारी झगड़े झंझट के लिए एक पंचायत होती थी, और पंचायत का क्या होता था? एक मुखिया होता था या मुकद्दम होता था। ये 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट अंग हुआ करते थे, ये 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन भैया देखो,
पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे कहते थे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, उसको मुखिया, मुकद्दम या मंडल भी कहते थे। बोलो भैया क्या कहते थे? उसको मंडल भी कहते थे। एक नाम हमारी तरफ से जोड़ लो, मंडल भी कहते थे। अच्छा, अगला प्रश्न क्या बनेगा? लिखा है गांव के मुखिया या मुकद्दम या मंडल, तीनों बात एक हैं। इनका मुख्य कार्य क्या हुआ करता था भैया? इनका जो मुख्य कार्य हुआ करता था वो होता था गांव के खेतों से, किसानी जो खो रही है गांव के खेतों पर, उनसे राजस्व वसूलना और वो पहुंचाना। ठीक। और दूसरा काम क्या होता था कि गांव में जो भी आमदनी होती थी, जो भी खर्च होता था, उन सबका लेखा जोखा रखना। तो ये राइट आंसर जो होता है वो बी वाला हो जाएगा। क्या मैंने आपको बताया? गांव के आमदनी व खर्च का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना। ये जो मुकद्दम या मंडल होते थे ये बादशाह के प्रतिनिधि के तरीके से होते थे, और जो भी गांव में राजस्व, टैक्स, जो भी फसल और ये सब उत्पादन, इन सारी चीजों की जो आगत और आगम थे, यानी जो क्रेडिट और डेबिट, मतलब खर्चा और व्यय, कितनी आमदनी हुई, कितना खर्चा हुआ, इन सब का ब्यौरा इन्हें तैयार करवाना पड़ता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन भैया क्या बन जाएगा? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला लिखा हुआ है राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत में किस भाग में आते हैं? लो, हम आपको मैप बनाए दे रहे हैं, आप खुद इस बात को डिसाइड कर लो कि भैया ये कौन से प्रांत इसमें आएंगे। ये लो, मैंने भारत का आपके लिए मैप बना दिया। ठीक, ये बना दिया मैप। अब ये हो गया उत्तर, और ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया पूरब, और ये हो गया दक्षिण, और ये हो गया राजस्थान, ये हो गया महाराष्ट्र। सीधी सी बात है, कहीं नहीं आएंगे, केवल पश्चिम में आएंगे। चीजों को आराम से हल करो, उसमें रटने की क्या जरूरत। अच्छा, खाली पड़ी लेकिन उपजाऊ जमीन जो दस्तकारों की पुश्तैनी अधिकार वाली बन गई थी तथा जिसे ऐतिहासिक भाषा में मीरास या वतन कहा जाता था। देखो, बहुत उपजाऊ जमीन थी लेकिन वो बहुत दिन से खाली पड़ी थी, ये दस्तकारों की जमीन थी। ठीक है, लेकिन खाली पड़ी थी। खैर, इस जमीन को वहां पे मीरास या वतन कहा जाता था। तो बताना आपको यह है कि जो ये दस्तकारों की खाली पड़ी जमीन थी, इसको मीरास या वतन कहां कहा जाता था? कौन सा हिस्सा था वो देश का जहां उस जमीन को मीरास या वतन कहा जाता था? तो ये हिस्सा कोई और नहीं था, ये हिस्सा था महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र में इन्हें मीरास या वतन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन क्या है? अकबरनामा की रचना किसने की? तो भैया अकबरनामा की रचना की है अबुल फजल ने। और ये जो अकबरनामा है, क्या ये जो आपका अकबरनामा है, अकबरनामा, ठीक है, इस अकबरनामा के 3 पार्ट हैं। कौन? 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। यही जो तीसरा पार्ट है इसको कहते हैं आईने अकबरी। क्या कहते हैं? इसी को भैया कहते हैं आईने अकबरी। और आईने अकबरी के 5 पार्ट हैं। कितने? 1, 2, 3, 4 और 5। ये जो 5वां भाग है ये अबुल फजल की जीवनी है बाकायदे। ठीक, तो ये अबुल फजल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? आईने अकबरी अकबरनामा के किस खंड से संबंधित है? तो आईने अकबरी अकबरनामा के 3रे खंड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लो। किस ग्रंथ में भारत की कृषि व्यवस्था, जलवायु, आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है? कुछ नहीं कहना है, सीधे अकबरनामा को टिक कर देना है। पूरी गाथा इसमें लिखी हुई है, कहीं कुछ भी लिखा हो ध्यान नहीं देना है। अकबर के समय सूबों की संख्या थी, अकबर के समय सूबों की संख्या थी भैया 15। कितनी? 15। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अबुल फजल की जीवनी आईने अकबरी के किस भाग में वर्णित है? अभी मैंने बताया कि आईने अकबरी का 5वां भाग अबुल फजल की जीवनी है। अगला, किस ग्रंथ में कृषि, खेतों की जुताई, करों की वसूली, राज्य व जमींदारों के संबंध का विस्तृत जानकारी मिलती है? कृषि, खेत, जुताई, मौसम, कृषि, रीति रिवाज कभी भी आ जाए, कुछ नहीं लगाना है, केवल आईने अकबरी पे टिक कर देना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? अबुल फजल की कृति अकबरनामा और आईने अकबरी किस भाषा में लिखे गए हैं? अकबर के यानी मुगल काल में एक ही भाषा चलती थी, फारसी। अकबर ने फारसी चलवाई। अगला क्वेश्चन क्या है? अकबर की आलोचना किस विद्वान ने की है?
अकबर की आलोचना पानी पी पी करके बदायूनी ने की है। अगला क्वेश्चन, अकबर के समय खालसा भूमि पर किसका अधिकार हुआ करता था? खालसा को कहते थे सरकारी भूमि। बस अब आप समझ गए होंगे सरकारी भूमि, अब जवाब आपके दिमाग में आ गया होगा। तो सरकारी भूमि पर सरकार का होगा, मतलब सम्राट का होगा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा भैया? 1563 ईस्वी में खालसा भूभागों की देखभाल करने के लिए अकबर ने किसे नियुक्त किया था? अकबर ने एतमाद खां को नियुक्त किया था। किसको? एतमाद खां को। तो चलिए बच्चों, ये इस चैप्टर के काफी कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं, इनको आप दोहरा लेंगे, नोट्स बना लोगे। जो आ रहे हैं बड़ी अच्छी बात, नहीं आ रहे हैं तैयार कर लो, आपका काम चौबन हो जाएगा। अभी इजाजत दीजिए, वीडियो को आगे बढ़ाना है, लोगों को इससे जोड़ना है जिससे कि बच्चों का फायदा हो। अब स्वार्थी नहीं बनना है, अब परार्थी बनना है, दूसरों का भी अब हमें हित देखना है। ठीक है, तो चलिए शुभकामनाओं सहित फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।